हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। तो कल हमने कहाँ तक देखा था? कल हम लोगों ने इनिशिएशन तक देखा था। हम लोग कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की कैसे वो फॉर्म्ड होता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद उसका इलोंगेशन, मतलब प्रमोटर का मेल्टिंग, जो हमने पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन बबल जिसको मैंने बोला था, याद है आप लोगों को? फिर उसके बाद एक छोटी सी टॉपिक मैंने आपको बताई थी, अबॉर्टिव इनिशिएशन। अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या था? मैंने आपको बताया था कि ऐसा मोस्टली माना जाता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो वन गो में सारा की सारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, यानी कि जब उसका इनिशिएशन होता है तो इनिशिएशन में वो कई बार रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, इस तरह से करता है। तो लगभग 2 न्यूक्लियोटाइड ऐसा माना जाता है, अप्रॉक्स 2 to 3 न्यूक्लियोटाइड, 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड तक के बीच में ये क्या करता है? फॉर्म करता है। एंड देन उसके बाद ये क्या हो जाता है? अबॉर्ट हो जाता है। जब तक ये एक साथ 10 न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन नहीं कर लेता है तब तक हम इसे कहते हैं ये इलोंगेशन फेज में नहीं जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? प्रमोटर का एस्केप। प्रमोटर एस्केप क्या है? प्रमोटर एस्केप। प्रमोटर एस्केप क्या होता है बच्चों? प्रमोटर एस्केप होता है कि प्रमोटर को छोड़ना। प्रमोटर एस्केप क्या है? प्रमोटर को छोड़ना। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है? अगर आप लोगों को याद होगा तो किसकी जरूरत होती है? सीटीडी के फॉस्फोराइलेशन की। किसकी जरूरत होती है? सीटीडी के फॉस्फोराइलेशन की, यानी कि कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो किसका होता है? ये आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज के सीटीडी डोमेन के फॉस्फोराइलेशन की जरूरत होती है। और वो कौन करता है? वो करता है टीएफ सेकेंड एच। आई गेस आपको ये सब पता होगा। टीएफ सेकेंड एच करता है आरएनए पॉलीमरेज के सीटीडी डोमेन का फॉस्फोराइलेशन। ओके, चलिए। तो ये क्या चीज थी? प्रमोटर एस्केप। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के सीटीडी डोमेन का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तभी आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा? प्रमोटर को एस्केप कर देगा, छोड़ देगा। और उसे छोड़ते ही वो किस में आ जाएगा बच्चों? इलोंगेशन फेज में। किस में आ जाता है? इलोंगेशन फेज में। अगर देखा जाए तो इलोंगेशन फेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये डीएनए है, ठीक, ये डीएनए है आपका, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यहाँ पे था आपका क्या? प्रमोटर। ठीक है, टाटा बॉक्स। क्या था यहाँ पे आपका? प्रमोटर, टाटा बॉक्स। ये था आपका +1 सीक्वेंसेस, यानी कि जहां से आपका इनिशिएशन शुरू हुआ। और ये पूरा क्या है आपका? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो बच्चों होगा क्या? ये हमने देखा है। तो होगा क्या? जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को छोड़ेगा वो किसमें आ जाता है? इलोंगेशन फेज में। तो ये क्या होता जाता है इसमें? इसमें ये इधर से इसे खुलता हुआ जाता है, ये। ठीक है, यहां से तो प्रमोटर निकल गया, ये क्या हो गया? खुल गया। इस वाले पोर्शन में क्या है अपना? आरएनए पॉलीमरेज है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये दोबारा आगे चलेगा। ये इतना हुआ, अब इसके बाद ये दोबारा आगे चलेगा। अब ये यहां से खुल जाएगा, यहां से खुलेगा। तो क्या होगा बच्चों? ये जो बन गया है वो कहां जाता जाएगा? इस तरह से, इस तरह से। यानी का कहने का मतलब है, आप ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे चलता जाएगा, जिस जिस जगह पे वो आगे चलता जाएगा उस जगह पे क्या होता जाएगा? जो डीएनए अभी तक आपका कैसे था? कंबाइंड स्टेट में था, वो कैसा हो जाएगा? खुल जाएगा उस जगह से। उसके खुलने के बाद जो आरएनए पहले बन चुका है, यानी कि जो प्री एमआरएनए बनता जा रहा है, वो कहां होता जाएगा? वो उस डीएनए से हटता हुआ जाएगा और डीएनए वापस से अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या बनाता जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये डीएनए फॉर्म्ड है, अब इसके बाद ये पूरा खुलेगा, देन उसके बाद ये पूरा बनेगा, ऐसे नहीं होता। ये क्या होता है? एक साथ ही होता जाता है और एक साथ ही उसमें क्या होता है? आरएनए का फॉर्मेशन। ऐसे यहाँ से ये आरएनए बनता है। आ रही बात समझ में? यानी कि जैसे जैसे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे एमआरएनए
जो आपका डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए, उसको छोड़ता जाएगा, वहां से एक चेन निकलती जाएगी और जो टेम्पलेट डीएनए था वो वापस अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ क्या लेकर बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आई? ये होता है इलोंगेशन फैक्टर। वैसे तो अगर देखा जाए इलोंगेशन, वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई ऐसा इलोंगेशन फैक्टर जैसी कोई चीज होती नहीं है, पर फिर भी आपकी बुक में एक दिया हुआ है ई PEFT, पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर, PEFT, यानी कि सॉरी PTEF, हाँ PTEF, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर, नॉट बाद में आएगा, पहले आएगा पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर। में पहले बता दे रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा मिले, ये आप कोई और बुक देखेंगे तो हो सकता है उसमें ना मिले, पर किसी किसी बुक में ये दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग हियर कि क्या होता है, कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये इलोंगेशन को प्रमोट कैसे करते हैं? ये इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं जैसे आपके एनहांसर्स को प्रमोट करके, प्रमोटर्स को प्रमोट करके, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज द पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर। बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब इस एक पॉइंट है बच्चों, जो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, पर क्योंकि दिया है तो एक दो बुक्स मैंने भी देखी है, तो उनमें कहीं इसका मिला है थोड़ा बहुत। क्या है एक्चुअली ये पॉजिंग, इसमें क्या क्या दे रखा है आपका, पॉजिंग। और पॉजिंग का मतलब क्या है? पहली बात तो अगर हम पॉजिंग का मतलब समझे तो पॉजिंग का मतलब क्या है? पॉजिंग का मतलब होता है रुकना, होता है कि नहीं होता? पॉजिंग, तो पॉजिंग का मतलब क्या होता है, रुकना, पोइजिंग एंड बैक ट्रैकिंग। ये क्या चीज है? ऐसा माना जाता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, ये एक पीस में काम नहीं करता, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये शुरू हुआ और ये चलता ही चला जाएगा, ऐसा माना जाता है, पहले मैं बोल रही हूँ, ऐसा माना जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये वन गो में काम नहीं करता, यानी कि ऐसा नहीं है कि आरएनए पॉलीमरेज शुरू हुआ और इलॉन्गेशन करके और एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये चलता है थोड़ी देर और उसके बाद ये क्या करता है, बैक ट्रैकिंग करता है। बैक ट्रैकिंग मतलब पीछे के आरएनए, पीछे के एमआरएनए जो इसने फॉर्म किए उनको दोबारा से क्या करता है, रीड करता है। एक सिंपल सा एक वर्ड इसमें मैं यूज करती हूँ, दैट वाज द प्रूफ रीडिंग। पढ़ा है आप लोगों ने प्रूफ रीडिंग? डीएनए पॉलीमरेज में मैंने आपको प्रूफ रीडिंग पढ़ाया था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इन द प्रोकैरियोट्स is helpful in the proofreading, DNA polymerase second in prokaryotes is helpful in the proofreading, ठीक है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग होता है उसको दोबारा रीड करना, जो चीज जो बनी है, जैसे डीएनए में रेप्लिकेशन के द्वारा जो नया डॉटर स्ट्रैंड बना है, तो उनको दोबारा रीड करना कि बने हैं तो कुछ गलत तो नहीं बन गया, कुछ मिस इनकॉर्पोरेट तो नहीं हो गया, या फिर कुछ मिसमैच तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसको करना, तो आरएनए में कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज में खुद कौन करेगा, खुद आरएनए पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से कोई मशीनरी नहीं है, कुछ नहीं है, खुद आरएनए पॉलीमरेज करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज नेक्स्ट आरएनए का फॉर्मेशन करता जाता है, वो उसको बैक ट्रैक करता है, बैक ट्रैक मतलब उसको दोबारा रीड करता है कि उसने जो बनाया है वो सही बनाया है नहीं बनाया। तो इसके लिए क्या होता है, वो पॉज करता है थोड़े टाइम के लिए, पॉज करता है, यानी कि ये बन रहा है उसके बाद वो यहाँ रुकेगा थोड़ी देर, एक बार रीड करेगा वो वापस चलेगा, फिर रुकेगा, फिर इस तरह से। आ रही है बात समझ में? कभी तो ऐसा भी देखा गया आता है कि उसमें कंप्लीटली हॉल्ट मिलता है। कंप्लीटली हॉल्ट मतलब जब
अगर आरएनए पॉलीमरेज ने देखा कि उसने कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो मिस इनकॉर्पोरेट कर दिया है, मिसमैच कर दिया है, तो उसको सही करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए वो क्या कर देता है, वहीं पर रुक जाता है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है वो वहीं रुक जाएगा। ऐसा आरएनए पॉलीमरेज यानी आरएनए में मिसमैच में भी हो सकता है, और इन केस ऑफ द डीएनए भी हो सकता है कि डीएनए में कोई चीज है, कोई न्यूक्लियोटाइड है जो मिसप्रिंट है, जो मिसप्रिंट है या मिसमैच है या सही नहीं है, तो इस केस में भी वो वहां क्या कर देगा, कंप्लीटली हॉल्ट कर देगा। तो इसी को कहते हैं पॉइजिंग एंड बैक ट्रैकिंग। आ गई बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? पूछे भाई, कोई डाउट है तो इसमें मैं पहले कह रही हूँ, ऐसा माना जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको मिलेगा या आप जो भी बुक पढ़ेंगे सब में आपको मिले, कईयों में तो इसको मेंशन भी नहीं किया हुआ है। कोई डाउट नहीं? चलिए तो ये हो जाता है आपका क्या, इलोंगेशन। ये क्या हो गया आपका इलोंगेशन, और उसके बाद है आपका टर्मिनेशन। क्लियर है सबको इलोंगेशन? बच्चों आप लोगों को पता है ना, आप लोगों की एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और आज आप लोगों का सेकंड यूनिट का एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और सेकंड यूनिट का एक चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं होपफुली हम इसे आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अब आपका कोर्स चल रहा है, क्योंकि हम लोग नोट्स नहीं बनाते हैं यहाँ पर, हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो कोर्स चल रहा है, आपको पीडीएफ वैसे तो सेंड कर दिया, और नहीं हुआ है तो हो जाएगा। तो आप लोग अब इस बिल्कुल कंप्लीटली फर्स्ट यूनिट हो चुकी है, तो उसे पढ़ लें अच्छे से। चलिए भाई, एक डाउट आया है बैक ट्रैकिंग को लेकर। बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग, आप आरएनए पॉलीमरेज भूल जाओ, हम आरएनए पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप केवल ये देखो, बैक का मतलब पीछे, ट्रैक का मतलब चलना, बैक ट्रैकिंग, बैक का मतलब पीछे और ट्रैक का मतलब चलना। इसका मतलब क्या है, हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज में तो बकायदा अलग अलग एंजाइम मौजूद थे। जैसे डीएनए पॉलीमरेज के 5 पार्ट है, तो जिसमें से एक पार्ट केवल आरएनए डीएनए का डॉटर स्ट्रैंड बनाने में काम आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज में ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज में ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही ये सारा काम करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, वो क्या करेगा, वो बैक ट्रैक करता है। बैक ट्रैक का मतलब अपने मौजूद कुछ, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा, आप कहोगे इनिशिएशन फेज में चला जाएगा, वो नहीं, अपने कुछ लगभग 2 से 5 न्यूक्लियोटाइड, लगभग 2 से 5 न्यूक्लियोटाइड को वो क्या करता है, दोबारा रीड करता है कि उसने जो बनाया है वो उसने सही बनाया है या नहीं बनाया है। आ रही बात समझ में? लगभग 2 से 5 न्यूक्लियोटाइड को वो क्या करेगा, प्रूफ रीड करेगा, यानी कि दोबारा से रीड करेगा, और ये देखेगा कोई मिसमैच तो नहीं हुआ है। ये 2 केसेस में हो सकता है, या तो आपके एमआरएनए में कोई मिसमैच हो तब, या आपके डीएनए में कोई न्यूक्लियोटाइड गलत हो तब। इन दोनों केसेस में क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीटली हॉल्ट कर देगा, यानी कि पूरी तरह रोक देगा। अगर कोई सब सही है तो वहां पे चलती है प्रोसेस पॉजिंग की। पॉजिंग का मतलब कुछ टाइम के लिए रुकना फिर आगे चलना। पॉजिंग का मतलब कुछ टाइम के लिए रुकना फिर आगे चलना, यानी कि कुछ टाइम के लिए रीड करा उसने, उसने देखा सब ठीक है, वो वापस आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर उसने रीड किया और उसे कोई गलत मिला, कोई मिसमैच मिला, तो इस कंडीशन में वो क्या कर देता है, उसको कंप्लीटली हॉल्ट कर देगा। दैट वाज द बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब आरएनए पॉलीमरेज का दोबारा से अपने बनाए गए आरएनए को रीड करना। आ गई बात समझ में? बैक ट्रैकिंग क्या है भाई, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जो लोग डाउट पूछते हैं तो उनको आया कि नहीं आया समझ में, ये भी बताइए फटाफट। आ गया? चलिए, ऐसा हम मान लेते हैं, आप लोग रिप्लाई तो फिर करते नहीं है, पर ऐसा मान लेते हैं हम कि आपको आ गया। अब इसके बाद है अगला आपका टर्मिनेशन। अगला क्या है, टर्मिनेशन। अच्छा, वैसे तो मैंने आप लोगों को कल एक हिंट दी थी टर्मिनेशन के बारे में, आज हम इसको समझते हैं। टर्मिनेशन 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है फैक्टर डिपेंडेंट, एक हो सकता है फैक्टर डिपेंडेंट, और एक होता है फैक्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक होता है फैक्टर डिपेंडेंट, एक होता है फैक्टर इंडिपेंडेंट।
फैक्टर डिपेंडेंट किसमें होता है? फैक्टर डिपेंडेंट होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में, और फैक्टर इंडिपेंडेंट किसमें होता है आपका? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ किसका फॉर्मेशन? आरएनए और एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसा, टर्मिनेशन कैसा होता है बच्चों? फैक्टर डिपेंडेंट होता है, जबकि टीआरएनए और एसआरएनए का टर्मिनेशन कैसा होता है? फैक्टर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फैक्टर डिपेंडेंट किनका होता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड का, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का कैसा होता है? फैक्टर इंडिपेंडेंट होता है। फैक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? यहाँ फैक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि टर्मिनेशन के लिए उन्हें किसी चीज की जरूरत है, यानी कि कोई ऐसे फैक्टर की जरूरत है, कोई ऐसे सिग्नल की जरूरत है जो इनको ये बताएगा कि भाई यहाँ पर अब आप अपना ट्रांसक्रिप्शन क्या करिए? रोक दीजिए। अरे बात समझ में? तो वो हो जाता है फैक्टर डिपेंडेंट, जो किसको जरूरत होती है? फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट के लिए क्या होता है? फर्स्ट के लिए ऐसा कौन सा फैक्टर होता है? फर्स्ट के लिए बच्चों प्रोकैरियोटिक फैक्टर होता है, जो प्रोकैरियोट्स में आता है। कौन सा? रो। रो, ये रो होता है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, RH O। रो नहीं है, रोना नहीं है, रो, RH O। ठीक है, कौन सा फैक्टर होता है? रो फैक्टर होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन पे होता है, और यही क्या करता है? यही ट्रांसक्रिप्शन को ये सिग्नल देता है कि उसे अपना ट्रांसक्रिप्शन यहाँ टर्मिनेट करना है। ये आपके आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऑफ द यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पर कौन होता है? इसमें होते हैं CPSF, CSTF। ये क्या है? पढ़ चुके हम इनके बारे में। CPSF क्या है बच्चों? क्लीवेज पॉलीडेनाइलेशन स्टिमुलेशन फैक्टर, और CSTF क्या है? क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि अभी जो है आरएनए बन रहा है वो कौन सा, अभी जो mRNA बना है वो कौन सा mRNA है? HNRNA हम इसे कहते हैं, या प्री mRNA हम इसे कहते हैं, यानी कि ऐसा आरएनए जो अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है या पूरी तरह मैच्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि इंट्रॉन्स मौजूद हैं। अभी हमें क्या करना है? इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो इसके बाद यानी कि प्री एमआरएनए के बाद सबसे पहली रिएक्शन तो क्या होती है? कैपिंग और टेलिंग की। ठीक है, जैसे ही कैपिंग और टेलिंग कंप्लीट हो जाती है, ये बहुत जल्दी होते हैं प्रोसेस बच्चों, ये बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि प्री एमआरएनए के बनते ही हम ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर उसको मिल गए, यानी कि इसी बीच में उसकी क्या हो जाएगी? कैपिंग और टेलिंग हो जाएगी। जैसे ही कैप और टेल फॉर्म हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है? उसका स्प्लाइसिंग हो जाती है, यानी कि इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। और उनके लिए हमें किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है? इन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को टर्मिनेट होने के लिए भी यही फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं या सिग्नल देते हैं। आ गई बात समझ में सबको? चलिए, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इसको कोई फैक्टर की जरूरत नहीं होती। बेसिकली क्या होता है? जैसे जैसे ये रीड करता जाता है डीएनए को, आगे चलकर इसे थाइमीन, किसकी बच्चों? थाइमीन, थाइमीन ग्रुप का एक सीक्वेंस मिलता है, करीब 40 न्यूक्लियोटाइड्स, करीब 40 न्यूक्लियोटाइड्स या 40 सीक्वेंसेस का क्या मिलता है? थाइमीन मिलता है। और इसी को ये एक सिग्नल की तरह लेते हैं, कोई फैक्टर नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे तो अलग से एक रो फैक्टर मौजूद था, यहाँ पे अलग से कुछ प्रोटीन यानी कि CPSF CSTF मौजूद थे, वहां कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन सीक्वेंसेस हैं किसके? थाइमीन के। तो थाइमीन के सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जो कैसे होते हैं? कंसेंसस होते हैं, यानी कि लगातार होते हैं, 40 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं लगभग, और इसी को ये क्या मानता है? सिग्नल मानता है, और वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देता है? ये टर्मिनेट कर देता है। आ गई बात समझ में सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट फटाफट। ठीक है, तो मैं करवा चुकी हूँ, याद है? एनालिसिस क्या होते हैं? एनालिसिस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? आपके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करते हैं। एनालिसिस और साइलेंसर्स दो टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं। बेसिकली ये प्रमोटर से बहुत आगे होते हैं, और इनकी जो सीक्वेंसेस होती है, इनके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो करीब 100 to 300 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इतने बड़े होते हैं ये, 100 to 300 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और प्रमोटर से करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड आगे होते हैं ये, यानी कि उससे काफी आगे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट प्रमोट करते हैं। कौन? एनालिसिस।
और एनहांसर्स की जगह अगर साइलेंसर्स होंगे तो साइलेंसर्स क्या करेंगे, उसको नेगेटिव फीडबैक देंगे, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एनहांसर्स। सबको समझ आया भाई? रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास।